क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नहीं छोड़ूंगा तुझे, बहुत बुरी मौत मरेगा तू। मेरी बेटी के आसपास भी देखा तो तुझे जान से मार डालूंगी। मैं डॉक्टर सुदीप भटनागर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुने। मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूं कि मेरी जान को खतरा है। मुझे कुछ हो जाता है तो एक अजीब सी हलचल, सांसों में कंपन, मन में कौंध रही थी कई उलझन। जैसे ही सिरहाने को टेक लगाई, उसने धीरे से आवाज लगाई। वो वहीं छुपी बैठी थी, मेरी मौत मुझसे मिलने आई थी। हाँ, कल रात सिरहाने मौत मिली, जिंदगी से भी कई ज्यादा खूबसूरत और रूहानी लगी। उसे देख मैं भी सोच बैठी, आखिर मैं जिंदगी का साथ क्यों निभाऊं? क्यों ना मैं मौत को गले से लगाऊं? जिंदगी तो एक ना एक दिन साथ छोड़ के जाएगी, मौत तो मर के भी गले से लगाएगी। आपकी शायरी आप ही की तरह बहुत खूबसूरत थी। आप तो खुद जिंदगी दिखती हैं, फिर मौत से मोहब्बत क्यों? इश्क की मर्जी, जिसे चाहे उसे गले लगाए। मौत हो या जिंदगी, क्या फर्क पड़ता है? बड़ी अजीब बात है। बाय द वे, आप अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, मैं इनकी बेटी नहीं हूं, गर्लफ्रेंड हूं। गर्लफ्रेंड? कैसी लगी? कौन? शायरी या आपकी गर्लफ्रेंड? मीनल। मीनल नाम है उसका। तो मैं क्या करूं? शादी करोगे मीनल से? हम तो सोच में पड़ गए। रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है। बड़ी बातें हो रही थी मेरी फ्रेंड के साथ, क्यों? तुम्हारी शादी की बात कर रहा था। मतलब आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया? मीनल, कभी तो सीरियस हो जाया करो यार। तुम्हें पता है वो लड़का भी खाम खा तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड समझ रहा था। तो मैं तो हुई आपकी गर्लफ्रेंड, बस आप ही नहीं मानते। एक काम करो, What? अपना फोन दीजिए। हाँ? दीजिए ना। अब क्या है यार? Oh God. एक मिनट। अब क्या करने लगी? अब जब भी मैं आपको कॉल करूंगी, आपको यही लगेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको कॉल कर रही है। God, you're too much. तुम्हें ना कोई नहीं समझ सकता। सर, आप यहीं पे गाड़ी रोक दीजिए। कैसे बेशरम आदमी हो तुम? हाँ, मेरी उम्र की हो और मेरी बेटी के पीछे मंडराते रहते हो। शर्म हया बेच खाइए क्या बुड्ढे? बोल माँ, क्या कह रही हो? आप चलो अंदर। सर, आप प्लीज जाइए। हाँ हाँ, निकल जा। अरे लेकिन आज के बाद अगर मेरी बेटी के आसपास भी देखा तो तुझे जान से मार डालूंगी, गला घोट दूंगी तेरा, समझे? माँ प्लीज आप चलो। हाँ प्लीज। अरे साहब, खाना लगा दूं? नहीं, मैं खा के आया हूं, आप चलिए। हाँ मीनल,
बोलो। माफ कर दीजिए सर, माँ ने आपको बहुत भला बुरा कह दिया ना। और इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? बूढ़े को बूढ़ा कह दिया तो कौन सा भला कह दिया है? मीनल, मैं सोच रहा था कि अब हमें नहीं मिलना चाहिए। क्या है कि आज तुम्हारी मम्मी को गलतफहमी हो गई, कल को लोग देखेंगे तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे। लोगों की परवाह मुझे नहीं है सर, आप मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर। मेरे मन में आपके लिए एक खास जगह है। मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। एक बात कहूं, 11 साल से आप अकेले हैं, अब बस मैम को आप बुला लीजिए, बहुत हो गया। सर, वक्त हर जख्म को भर देता है। मुझे मालूम है ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं, पर एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। वादा करिए आप उनको बुलाने की कोशिश करेंगे, प्लीज। ठीक है मीनल, रात बहुत हो गई, अब आप सो जाइए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आप यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरा कहा मानिए आप किसी भी तरह से मालकिन को ले आइए साहब, किसी भी तरह से। ठीक है, आप जाइए, सो जाइए। एक्सक्यूज मी, मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड मतलब आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? मैं तो हुई आपकी गर्लफ्रेंड। हेलो, अब फोन किया है तो कुछ बोल भी दो। कैसे हो सरिता? जैसे तुम्हारे साथ थी ना, उससे तो बेहतर ही हूं मैं। तुमसे जीतना नामुमकिन है। 11 साल हो गए, लेकिन तुम नहीं बदली। कुछ काम था? घर लौट आओ सरिता, लौट आओ। अकेले अब इस उम्र में हम दोनों ठीक नहीं है। हम लोग नहीं रह सकते अकेले। आ जाओ। और मैं कौन है वहां? सरिता, चलो ना मिलकर अपने इस रिश्ते को ठीक कर लेते हैं। 11 साल हो गए हैं, भूल भी जाओ ना इन सब बातों को। हमारे इस झगड़े में हमारे बेटे कुणाल का एक पूरा बचपन खत्म हो गया है। सरिता, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पूरा अच्छे से सजाइएगा। सर और मैम को पैर रखते ही लगना चाहिए जैसे वो जन्नत में आ गए हो। सुन रहे हैं ना जीवन काका? हाँ, सुन रहा हूं। अरे ये क्या है? अभी तक आपने दरवाजे पे फूल भी नहीं लगाया है। डॉक्टर सर आते ही होंगे ना? सर, मैम कहाँ है? अपना ये ढोंग है ना, किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम मुंह उठाकर चले आओगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? इतने साल मैंने कुणाल को अकेले पाला है, तब कहाँ थे तुम? उसकी पढ़ाई, उसका बचपन तुम्हें आज याद आ रहा है?
अपने पैसों की धौंस दिखाकर तुम रिश्ते खरीदना चाहते हो? अपने पैसों की अकड़ है ना, कहीं और जाकर दिखाना, मुझे नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। I said get out! I'm so sorry, sir. तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है मीना। तुम जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। पर सर। प्लीज मीना, प्लीज। जी सर। अब वो कितने सालों तक आप पापा से ही गुस्सा रहेंगी माँ? इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती। अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो इसमें गलत ही क्या है? पापा और आप एक हो गए तो फिर बिजनेस के लिए मुझे भी लोन नहीं लेना पड़ेगा। वाह, तू भी अपने बाप के झांसे में आ गया। तुझे भी उनके पैसे दिख रहे हैं। ये जो तू तरफदारी कर रहा है ना उनकी, पैसे सिर्फ दिखेंगे, मिलेंगे नहीं, याद रखना। बात सिर्फ पैसों की नहीं है मम्मी। आप मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो। जितनी पापा को हमारी जरूरत है, हमें भी उनकी उतनी ही जरूरत है। साहब, आप यहीं सो गए? क्या हुआ? अरे मीनू, मीनू! जी बाबा। सांप की नस चढ़ गई है। तू मालिश वाला तेल लेके आओ, लहसुन वाला, जल्दी लेके आ जा। हाँ। अभी मीनू मालिश कर देगी, सब ठीक हो जाएगा। उसके हाथों में जादू है। तब तक आप सीधा लेटिए, मैं आपकी कमीज उतार आता हूँ, तो तेल से गंदी हो जाएगी वो। साहब, आप परेशान ना होइए, मीनू के हाथ में जादू है। अभी मालिश कर देगी, सब ठीक हो जाएगा। मीनू, तो एक काम कर, अच्छी तरह से मालिश कर, हाथ लगा के। मैं तब तक साहब के लिए चाय बना के लाता हूँ। जी बाबा। कौन है ये लड़की? मेरी बेटी है मालकिन, मीनू नाम है इसका। वो दरअसल साहब की पीठ पे नस चढ़ गई थी ना, इसलिए थोड़ी सी मालिश कर रही थी। नस चढ़ गई है तो डॉक्टर साहब वो स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जो मरीजों को बताते हैं। ऐसी कौन सी नस चढ़ गई है जो सिर्फ मालिश करने से ही उतरेगी? तू वहां खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी भाग के वो दवाखाने से स्प्रे लेकर के आ। आप मुझे सामान दीजिए, मैं अंदर ले जाता हूँ। दीजिए दीजिए। देखो सरिता, कोई जरूरत नहीं है। आपकी नस उतर जाएगी ना, उसके बाद आराम से बात करेंगे। मेरी बात सुनो, जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। मोंटू, आके जाना मना है। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना हाथ। डॉक्टर साहब को दर्द हो रहा है, उनके लिए स्प्रे लेने आई हूँ। डॉक्टर साहब का दर्द दिखता है, इस मोंटू का दर्द नहीं दिखता? हमारा इलाज कब करोगी? छोड़ो ना। याद रखना, इस रिश्ते को मैं आखिरी मौका दे रही हूँ। जानता हूँ सरिता, निश्चिंत रहो। कुणाल, तुम्हारा ये फाइनल ईयर है ना? उसका कॉलेज खत्म हो चुका है, उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पापा, मेरा कॉलेज खत्म हो गया है और अभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ मैं। बिजनेस? जी बेटा, बिजनेस अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें आगे पढ़ाई के बारे में भी सोचना चाहिए।
there should be always a plan B, you know. सेकंड ऑप्शन होना चाहिए लाइफ में. बिल्कुल सही कहा पापा आपने. लाइफ में प्लान बी होना ही चाहिए. क्यों? किस में? उसकी जिंदगी है, वो जैसे जीना चाहता है उसे जीने दो. उसके फैसले वो खुद लेगा. तुम्हें अचानक बाप बनने की कोई जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ बस. क्या कर रहे हो? लोग आते जाते रहेंगे, कहीं डॉक्टर साहब ना आ जाए. छोड़ो. अरे कौन आएगा? क्लिनिक बंद है और डॉक्टर साहब तो खुद के दर्द और परिवार में व्यस्त हैं. फिर बदतमीज, मेरे घर की लड़की को छेड़ेगा. निकल यहाँ से. साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, बाबा को कुछ मत बोलिएगा. खड़ी हो. बाहर जा. और तू कमीने, जिस थाली में खाता है उसी में ही थूकता है. आस्तीन के सांप, मैं देखता हूं तुझे कौन नौकरी पे रखता है. आउट. निकल यहां से. गलत फहमी में मत रहना डॉक्टर साहब. रिटायर आप हुए हैं, हम नहीं. अच्छों को बराबर कर चुका है मंटू. आपको भी कर देगा, देख लेना. गेट आउट. आउट. साहब, क्या हुआ साहब? घटिया आदमी था, निकाल दिया मैंने उसे. मीनू के साथ बदसलूकी कर रहा था. मैं ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता. कितनी बार कहा है कि अंदर बैठा करो, पर पांव है कि टिकते ही नहीं. चलो अंदर, चलो अंदर. कैसी हो मीनल? तुमसे एक मदद चाहिए थी. मैंने अपने कंपाउंडर को निकाल दिया है. मुझे एक नए स्टाफ की जरूरत है. तो मैं सोच रहा था अगर तुम किसी को जानती हो तो. वैसे अगर तुम फ्री हो तो तुम आ सकती हो मेरे क्लिनिक में कुछ दिनों के लिए. माँ, आज मुझे शाम को आने में देर हो जाएगी. डॉक्टर सर के क्लिनिक जा रही हूँ. वो बेचारे वहां अकेले पड़ गए ना. ठीक है. अरे तेरे अलावा कोई और नहीं है क्या उसका अकेलापन दूर करने के लिए? तू कहीं नहीं जाएगी, घर में ही रह. माँ, तुम भी क्या राय का पहाड़ बना देती हो. मैं जा रही हूँ. अरे तू ऐसे नहीं मानेगी. देख, अगर तू गई ना तो देख, या तो मैं उस डॉक्टर की जान ले लूंगी या खुद की. अरे यार मम्मी, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो. बाय. अरे तूने सुना मैं क्या बोल रही हूँ तुझे? मत रो बेटी, जो हुआ भूल जाओ उसे. वो बात नहीं है बाबा. डॉक्टर साहब ने मेरे साथ गलत किया है. मोंटू तो मुझे बचाने आया था. हाँ, डॉक्टर साहब ने सारा इल्जाम मोंटू पे डाल दिया. क्या? ये हो ही नहीं सकता. डॉक्टर साहब ऐसा कर ही नहीं सकते. मैं सच बोल रही हूँ बाबा. मैं सबके डर से चुप थी. डॉक्टर साहब बहुत बुरे हैं बाबा, बहुत बुरे हैं. मुबारक हो सर. आज 11 साल बाद आपका पूरा परिवार एक छत के नीचे है. हाँ, बात तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग हो रही है. वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए इस बात पे, लेकिन सच बताऊं तो मुझे घुटन सी महसूस हो रही है. इन सब चीजों की आदत नहीं रही ना, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो. आप अपने आप को और अपने परिवार को थोड़ा वक्त दीजिए. आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा.
ये गुल खिला रहे हो? समाज में अपनी इज्जत सलामत रहे इसीलिए हम दोनों को यहाँ बुलाया था ना। परिवार का पर्दा डाल के तुम यहाँ गुलछने उड़ा रहे हो उसके साथ। कमाल का खेल खेला है डॉक्टर साहब। मैम, आपको कोई गलतफहमी हो गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। थप्पड़ खा के भी तुम यही हो ना, इससे तुम्हारी नीयत का पता चल गया मुझे। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है मुझे। खुद जाओगी या धक्के मार के बाहर निकालूं तुम्हें? अरे मीनल सुनो, ये कैसा सलूक है? खाम खा बात का बतंगड़ बनाए जा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो सरिता। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ये सुना था मैंने, लेकिन आज देख भी लिया। अरे शर्म करो शर्म। कितनी बार मैंने रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें। उस कंपाउंडर को भी इसीलिए निकाला था ना तुमने। ये क्या अनाप शनाप बका है तुमने अभी? बहुत कहा तुमने और बहुत सुना मैंने। मेरी गलती थी, मैं यहाँ आ गई। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान देखा नहीं है मैंने। जी करता है कि तुम्हारा गला दबा डालूं और ये झंझट हमेशा के लिए यहाँ खत्म कर दूं। सरिता, सरिता मेरी बात सुनो। कुणाल, तुम अपना सामान पैक करो, कल सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। माँ, मैं पापा से एक बार बात करता हूँ ना, हो सकता है शायद आपको कोई गलतफहमी हुई हो। कोई जरूरत नहीं है उसकी कुणाल। तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि अपनी माँ को सिखा लो। इस आदमी की रग रग को पहचानती हूँ मैं। तुम्हारी आंखों पे ये लालच की पट्टियां बंधी है ना, उसे निकाल फेंको, वरना पछताओगे एक दिन, याद रखना। माँ, आप समझने की कोशिश करो। मेरे प्रोजेक्ट पे आपकी और मेरी जिंदगी टिकी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पापा पैसे नहीं देंगे हमें। ठीक है, तुम सड़ो उनके साथ, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। माँ, मारना चाहता है वो मुझे। पापा, वो हमला किया उसने मुझ पे। ये क्या बोल रहे हैं आप? मार देंगे वो मुझे, मार दे। और ये सब क्या है? वाह, अब और एक नया ड्रामा। इस बार मैं किसी भी कीमत में नहीं रुकने वाली। तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। बस भी करो माँ। तो निकलो, निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट। पापा, अब आप ये क्या बोल रहे हैं? बंद करो ये हमदर्दी वाला नाटक। सब जानता हूं, ऐसा चाहिए तो बाप को अपना बना लिया। 11 साल से बाप को पूछा तक नहीं, आज पैसा चाहिए तो बाप याद आ गया। झूठी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को। सुन लो तुम भी। And you please get out from my house. अगर मेरी बेटी के आसपास भी देखा तो तुझे जान से मार डालूंगी। जी करता है कि तुम्हारा गला दबा डालूं और ये झंझट हमेशा के लिए यहाँ खत्म कर दूं। अच्छे अच्छों को बराबर कर चुका है मंटू, आपको भी कर देगा। डॉक्टर सुदीप भटनागर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुने। मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूं कि मेरी जान को खतरा है। कल को अगर किसी भी कारणवश मुझे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहां जीवन,
तुम वहां क्या कर रहे हो? पूरी जिंदगी की वफादारी का ये इनाम दिया तूने मुझे, मेरी बेटी पे हाथ डाला। अरे पापी, वो तेरी इज्जत मुझसे ज्यादा करती थी, मुझसे ज्यादा तेरी इज्जत करती थी, और तूने उसकी इज्जत पे हाथ डाला। जी में आता गर्दन मरोड़ दूं तेरी। तू इंसान नहीं, हैवान है तू, हैवान। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नशे में हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बहुत बुरी मौत मरेगा तू, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तू पानी भी नहीं मांगेगा। बहुत बुरी मौत मरेगा तू, बहुत बुरी मौत मरेगा। वो तेरी इज्जत मुझसे ज्यादा करती थी, मुझसे ज्यादा तेरी इज्जत करती थी, और तूने उसकी इज्जत पे हाथ डाला। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तू पानी भी नहीं मांगेगा। बहुत बुरी मौत मरेगा तू, बहुत बुरी मौत मरेगा। फोन क्यों नहीं क्लिक कर रहा है? सुदीप सर! क्लिनिक भी बंद है, पता नहीं डॉक्टर से कहाँ गए। सुदीप सर! हेलो, पुलिस। सर, मैं तब से दरवाजा नॉक कर रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा है। आप प्लीज। डॉक्टर, दरवाजा खोलो। डॉक्टर सुदीप ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने ये शक जताया था कि उनकी जान को खतरा है, और आज उनकी लाश मिलती है। इस पूरे केस में लगातार एक पत्नी नजर आ रही है जो 11 साल बाद लौटकर आई है, एक नौकर जो डॉक्टर से बेहद नाराज था और अब वो गायब है, एक कंपाउंडर जिसने डॉक्टर को जान से मारने की कोशिश की, एक जूनियर डॉक्टर मीनल जो कुलीग कम और दोस्त ज्यादा थी। क्या पुलिस का ये शक सही है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य मौत थी या वाकई में ये एक हत्या थी? आइए देखते हैं। हेलो, हाँ सर, यहाँ पे लाश मिली है सर। सर का आज बर्थडे है, मैं उनको विश करने आई थी, सोचा उनको सरप्राइज दूंगी, पर यहाँ तो सर घर में और कोई नहीं है। एक नौकर और एक बेटी यहाँ रह रहे थे, पर दोनों मिसिंग है। मैंने आस पड़ोस में भी पूछा, लेकिन किसी ने उनको नहीं देखा। सर हाल ही में तोड़ा गया। नीचे कांच के टुकड़े भी हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है
किसी ने घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी नहीं की। एक बात है कि ये सुसाइड या एक्सीडेंटल डेथ तो नहीं है। घर में किसी ने पत्थर फेंका लेकिन घुसा ही नहीं, कोई चोरी के निशान भी नहीं मिले। मतलब मकसद केवल डॉक्टर की मौत थी। फैमिली को इन्फॉर्म किया? जी सर। सुदीप, ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? सुदीप, ऐसे नाराज मत हो जाओ सुदीप, लौट के आओ सुदीप, प्लीज सुदीप, सुदीप। तुझे थप्पड़ मार के निकाला था मैंने। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है आज। ना ही मैं उन्हें ऐसे अकेला छोड़ती और ना ही उनकी ये हालत होती। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे पकड़ लीजिए, यही मेरे पति की कातिल है। जान से मार डालूंगी मैं तुझे। मेरी पति की जान ली है तूने। माँ, छोड़ो मुझे। माँ। सर, डॉक्टर सुदीप की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। नींद की गोलियों का ओवरडोज दिया गया है सर। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक से डॉक्टर की मौत हुई है। मौत का वक्त? सर, लाश मिलने से 48 घंटे पहले। सर, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्री प्लानिंग था। उसके नौकर या उसकी बेटी का कुछ पता चला? नहीं सर, पर गांव की लोकल पुलिस को इसकी लीड दे दी गई है। जल्दी से मालूम चल जाएगा। कोई और लीड, फोन या लैपटॉप से कुछ मिला? आईटी टीम डॉक्टर के मोबाइल, लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक कर रही है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है कि जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन सारे लोग गायब हो गए। एक काम करो, सबकी कुंडली निकालो। ओके सर। इन सब के कनेक्शन खंगालने होंगे, तभी पता चलेगा कि जिस लैंप के इलेक्ट्रिक शॉक से डॉक्टर की मौत हुई उसका तार किसके हाथ में था। ओके सर। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। तुमने हमारी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी नौकरी पर लात मार दी। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर जी करता है तुम्हें सब कुछ दे दें। अरे ऐसी बात करके आप हमें शर्मिंदा कर रहे हो। अगर कुछ देना है तो मीनू का हाथ दे दीजिए। तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। माँ, माँ, किसी की मौत हुई है, तुम इतना खुश कैसे हो सकती हो? तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर सर को तुम्ही ने मारा हो। खुश तो मैं हूं ही, पर तुझे नहीं पता कि तेरी माँ और क्या क्या कर सकती है। तुमसे ना कुछ बोलना ही बेकार है। ये आदमी जिंदा था तो मुसीबत, और अब मर गया है तो भी मुसीबत। माँ, कुछ भी बोलती रहती हैं आप, जरा शांत हो जाइए। जो भी कुछ हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, और पुलिस तो अपना काम करेगी ही ना। आप ये भी तो सोचिए, अगर हम यहां से चले जाते और कोई और हद जमाने आ जाता तो। सर, डॉक्टर का फोन क्रैक कर लिया गया है, कुछ दिखाना था आपको। तो मैं डॉक्टर सुदीप भटनागर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुने। मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूं कि मेरी जान को खतरा है। कल को अगर किसी भी कारणवश मुझे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहां जीवन, तुम वहां क्या कर रहे हो? मेरी बेटी पे हाथ डाला, जी में आता है गर्दन पर ओढ़ दूं तेरी। क्या बकवास कर रहे हो तुम?
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बहुत बुरी मौत मरेगा तू। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। आप दोनों इस वीडियो के बारे में क्या जानते हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो कहने की बात तो नहीं है, लेकिन मेरे पति के चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। वो एक सरकारी डॉक्टर थे और पूरी जिंदगी उनका नाम किसी न किसी के साथ जुड़ता रहा था। वो रिटायर हुए उसके बाद भी मैंने उनको उनकी जूनियर मिनल के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। डॉक्टर सुदीप के फोन की रिकॉर्डिंग से डॉक्टर सुदीप के चरित्र पर अब सवाल उठ रहे थे। पुलिस जीवन के गुस्से और उसकी नफरत की वजह जानना चाहती थी और डॉक्टर की मौत के कुछ घंटों पहले हुई रिकॉर्डिंग जीवन को प्राइम सस्पेक्ट बना रही थी। लेकिन क्या सीधा साधा जीवन अपने मालिक की जान ले सकता था, या फिर ये पूरा खेल मोंटी ने खेला था, या फिर इस पूरे कांड के तार किसी और के हाथ में थे जो अब तक पुलिस की नजरों से दूर था? सच तो ये है कि उस डॉक्टर ने खुद मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डाला था। मैं निर्दोष हूँ सर। वो तो सब कुछ मैंने गुस्से में बोल दिया था। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मैंने और मोंटू ने मिलकर ये कहानी रची थी। बाबूजी को मोंटू का सच पता चलता तो वो हमारी शादी नहीं होने देते, इसीलिए हमने झूठ बोला था। डॉक्टर साहब ने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने डॉक्टर साहब को नहीं मारा सर। सर बहुत तोड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं उगल रहे। डॉक्टर मीनल के एंगल से कुछ मिला? नहीं सर, लेकिन सर एक बात समझ नहीं आती है, मीनल थप्पड़ खाने के बाद भी डॉक्टर से मिलने क्यों गई? चलो इस थप्पड़ वाली कहानी के रिश्ते को भी समझ लेते हैं। सर, डॉक्टर सुदीप वो पहले इंसान थे जिसने मुझ पे कभी बुरी नजर नहीं रखी। उन्होंने हमेशा मुझे इज्जत दी, सिखाया, साथ दिया, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। अब ऐसे इंसान के लिए इज्जत नहीं होगी तो और क्या होगा? वो मेरे गुरु थे सर, मेरे मेंटोर। उनकी वाइफ को गलतफहमी हो गई थी तो उसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो हर हाल में उन्हें विश करनी चाहती। मीनल जी, क्या ये कहना सही होगा कि आप डॉक्टर सुदीप के काफी करीब थीं? सर, हम दोस्त थे, इज्जत थी तो इस लिहाज से हम करीब थे, आप ऐसा कह सकते हैं। क्या डॉक्टर सुदीप को कोई बीमारी थी, कोई शारीरिक तकलीफ? क्या वो नींद की गोली या कोई और दवा लेते थे? नहीं सर, इस उम्र में भी वो बिल्कुल सेहतमंद थे, और अगर उनको नींद की तकलीफ होती तो वो मुझे जरूर बताते। डॉक्टर की मौत 16 जून को हुई और 48 घंटे बाद यानी 18 जून को हमें उसकी डेथ बॉडी मिली। इतना तो पक्का है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। डॉक्टर की मौत से किसको फायदा होगा? स्लीपिंग पिल्स देकर बेहोश करना और करंट लगाना, ये बहुत प्लानिंग वाला काम है। इसे कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। और 48 घंटे पहले क्या हुआ? मोंटू ने डॉक्टर पे हमला किया। जीवन ने कांच तोड़ा और डॉक्टर को धमकी दी। मेरी बेटी पे हाथ डाला, बहुत बुरी मौत मरेगा तू। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। और 48 घंटे पहले ये रहा आपका मोबाइल डिटेल्स और ये है IPDR यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। समझ गई? मैं समझाता हूं।
हम अपने मोबाइल के इंटरनेट पे क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस साइट पर जाते हैं, उसका एक रिकॉर्ड होता है। आपका भी है। 1976 में सेम दुर्घटना घटी थी। एक आदमी को नींद की गोली दी, फिर करंट लगा दिया, बेचारा मर गया। वो क्या है ना कि उस समय फॉरेंसिक साइंस इतना आगे नहीं था, लेकिन अब है। इसलिए हमें डॉक्टर सुदीप के शरीर में नींद की गोली के ट्रेसेस मिले हैं। जब आदमी पहले बेहोश हो जाता है तब वो तार के पास नहीं पहुंचेगा और तार खुद चलकर उसके पास नहीं जाएगी। बोलिए, मैं बताऊं या आप बताएंगी कि आपके बेटे से बुलवाऊं? सर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता। सीधे सीधे सच बता, वरना दूसरा तरीका अपनाऊं क्या? नहीं, उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ भी नहीं पता। छोड़ दीजिए उसे, मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ। हाँ कुणाल, मैं नहीं मारा है तुम्हारे पापा को। क्या करती मैं? वो आदमी मेरे गले की हड्डी बनता जा रहा था। ना मैं उसे उगल पा रही थी और ना ही मैं उससे निकल पा रही थी। जवानी में उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरी पूरी जिंदगी उसने बर्बाद करके रख दी। जब मैंने देखा कि बुढ़ापे में भी उसकी अय्याशी वैसी की वैसी है, तो मैं समझ गई थी मेरे लिए दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। तुमने तो देखा है ना कुणाल, मैं उस आदमी से दूर अकेली अपनी दुनिया में रह रही थी, लेकिन मेरा सुख चैन उससे देखा नहीं गया। वो मुझे बुलाने चला आया और तुम उसके झांसे में आ गए कुणाल। मैंने सोचा कि सब कुछ पहले जैसा वैसे ही हो जाएगा, लेकिन वो आदमी कभी नहीं सुधर सकता। मैंने उसे अपने नौकर की बेटी के साथ रंगे हाथ पकड़ा और उसके बाद उस जूनियर डॉक्टर के साथ। मैंने सोच लिया मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे आजादी का तरीका सिर्फ एक ही है, डॉक्टर की मौत। मैंने मार दिया उसको, मैंने मार दिया। आपको ऐसा लगा, लेकिन मैं बता दूं, आपको अपने पति के बारे में गलतफहमी है। उन्होंने मीनू के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। ये बात मीनू ने हमें खुद बताई। और रही बात डॉक्टर मीनल की, तो वो डॉक्टर साहब को अपना गुरु मानती थी और आपके शक ने आपको अंधा कर दिया सत्या जी, और आप कातिल बन गई। अब आपको आजादी नहीं बल्कि जेल मिलेगी। अब आप सलाखों के पीछे सोचिएगा कि आपने अपने शक का इलाज क्यों नहीं किया। ज्ञान जो चमत्कार करने की शक्ति रखता है, अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वो आपदा भी बन सकता है। सरिता ने अपने ज्ञान का गलत फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो एक बात भूल गई कि कानून की नजरों से बच पाना नामुमकिन है। कहते हैं रिश्तों की डोर बहुत कच्ची होती है, ये एक बार टूट जाए तो बिना गांठ बांधे ये जुड़ती नहीं। और ऐसी स्थिति में अपराध का बीज कब पनप जाता है कुछ पता नहीं चलता। सरिता भी अपने अतीत के रिश्तों में उलझी थी। वो चाहकर भी डॉक्टर सुदीप के प्रति अपना नजरिया नहीं बदल पा रही, और यही कारण था कि उसके मन में जो अपराध का बीज था वो अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था और उसने डॉक्टर सुदीप की हत्या कर दी। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि वक्त रहते रिश्तों को वक्त दीजिए, वरना अपराध बेवक्त आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। एक और चौंकाने वाले केस के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सतर्क रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।